देहरादून से चलकर हमारे पास आ गए हैं सूर्यांश उपाध्याय। 400 किलोमीटर दूर से व्यक्ति अपनी बात बताने आया, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अनुभव है भैया, ठीक है। कितनी अर्निंग लगभग वहां से हो जाती है अगर आप खुल के बताना चाहो तो आएगा। जैसे हम एक बात कहते हैं, जब आपकी मेहनत आपकी किस्मत से टकराएगी तब कुछ बड़ा होता है। आप टीचर बनना चाहते हो तो क्या प्लानिंग, और ये बीच में एडवोकेट वाला हिसाब किताब कहाँ से आता है? दोबारा शूट हो रही है, एक बार वीडियो खराब हो गई थी। अभी आपने पिछली बार जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे एक बात बताई थी, थोड़ी मोहल्ले वाला हिसाब किताब बताया था मल्टीटास्किंग से रिलेटेड। हम चाहेंगे एक बार उस बात को दोबारा कहो, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बात लगी हमें भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट के साथ में। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर पूरी सीरीज आपको पॉडकास्ट की मिलेगी, पूरा सेटअप अपग्रेड करने वाले। लेकिन अभी देहरादून से चलकर हमारे पास आ गए हैं सूर्यांश उपाध्याय। भाई सबसे पहले तो स्वागत है भाई आपका। और भाई अभी लगभग हम लोगों ने आधे 1 घंटे बातचीत की है, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास में। ये BSc सेकेंड ईयर में है इस बार, ठीक है। लेकिन जो इनका विजन है, जो सपना है भाई, जो हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये लगभग वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो हमने एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस मिल सके, आप लोगों को भी हौसला मिल सके। तो सूर्यांश भाई, देहरादून यहां से कितने किलोमीटर है? सर देहरादून यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है। लगभग 400 किलोमीटर दूर से व्यक्ति अपनी बात बताने आया, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अनुभव है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्यांश भाई, पहला क्वेश्चन, अभी आप BSc के साथ में आपने बताया कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या आप कर रहे हो, किस किस तरीके से कर रहे हो, फिर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैंने अपना 10+2 CBSE बोर्ड से PCM बैकग्राउंड से किया। इस समय मैं BSc PCM कर रहा हूँ और साथ ही साथ देहरादून के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, और उसके साथ साथ एडवोकेसी के काम में भी जुड़ा हुआ हूँ। यानी इन्होंने 2 बातें बताई हैं। पहला, ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। देखिए कई बार बच्चे ये ट्राई करते हैं कि हम खुद की एक कोचिंग खोल लें, ठीक है, और आप कह रहे हैं आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो। तो भाई 2 बातें हैं। पहला, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस रहा भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कहते रहते हैं हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कैसे पढ़ाएं क्या। और दूसरा, कितनी अर्निंग लगभग वहां से हो जाती है अगर आप खुल के बताना चाहो तो। 10+2 कंप्लीट करने के बाद मैं देहरादून में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया था। वहाँ एक टीचर मैथमेटिक्स के सर मनोहर शर्मा गेस्ट टीचर की तरह आते थे और वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर देते थे। मैं वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ता था, तो उनको मेरा गणित अच्छा लगा, उनको मेरा बोलने चालने का तरीका या मेरा जो काम करने का तरीका और गणित का ज्ञान है वो अच्छा लगा। तो देहरादून छोड़ते समय, जब मैं देहरादून छोड़ रहा था किसी वजह से, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और उसमें पढ़ा सकते हो। मुझे भी एक मौके की तलाश थी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर मौका बार बार नहीं आएगा, जब आप अच्छा कर रहे होगे तो वो खुद ब खुद आके आपसे टकराएगा। जैसे हम एक बात कहते हैं, जब आपकी मेहनत आपकी किस्मत से टकराएगी तब कुछ बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है। कितनी अर्निंग लगभग इस समय हो रही भाई? सेकेंड ईयर में है अभी, है यानी इनकी ये 17-18 साल के करीब ही होगी भाई, ठीक है। तो कितनी अभी अर्निंग लगभग शुरुआत है? अभी मैंने इसी सेशन से पढ़ाना स्टार्ट किया है और मैं 6 to 8 साइंस पढ़ा रहा हूँ, बोथ CBSE ICSE बोर्ड। अभी लगभग 15-17 हज़ार की अर्निंग पर मंथ हो जाती है। अब 15-17 हज़ार रुपये भाई कम नहीं होते हैं, क्यों ये समझो आप भाई। कितने घंटे पढ़ा रहे हो इस समय? लगभग 4 घंटे। अब देखिए 4 घंटे ये वहां पर पढ़ा रहे हैं। 6 to 8 ही अभी शुरुआत करी है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी क्योंकि छोटे क्लास हैं। प्लस अगर हम मान के चलें 1-1.5 घंटे आप घर पे भी रिसर्च में लग जाता है अच्छा करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, तो 5-6 घंटे आपके, 6 घंटे मान लेते हैं, सब मिला के चले जाते हैं। अब आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे निकाल दो नहाने वगैरह, खाने वगैरह की, ऐसा था 16 घंटे हैं। 16 घंटे में 6 घंटे हमने अपने करियर को दिए, ठीक। 10 घंटे अभी भी बचे हुए हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर जी हमारा तो सारा समय कॉलेज जाने में ही निकल जाता है, तो अब हमें उसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि कॉलेज जाओगे आप तो वहां पे 7-8 घंटे खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा गाइडेंस भी दो, क्योंकि कॉलेजेस की हालत काफ़ी ख़राब है। आप बताओ आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, हम इफ़ेक्टिव तरह को हमको चुनना चाहिए। आज का जो समय है उसमें आज समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो जितनी प्रोडक्टिविटी हम 7-8 घंटे कॉलेज जाके निकाल रहे हैं, अगर हम थोड़ी रिसर्च करें या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें तो हम उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी लर्निंग 1 से 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अगर BSc को रोज़ 1 से 1.5 घंटे पढ़ा जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है।
बिल्कुल। और यही हम हमेशा बताते हैं भाई कि देखिए, अब जैसे मान लिया मेरी ही जो वीडियोस आती हैं वो बहुत, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं छोटी वीडियो क्यों बनाते हो 10-15 मिनट की। भाई अगर आप और भी मेहनत कर रहे हो तो डेली टाइम निकाल के 10 मिनट की वीडियो देख लो। 3 वीडियोस आपने देखी, 1 घंटा आपका गया, लेकिन चीज़ें नज़र में आ जाएंगी, टच में आ जाएंगी, आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल भाई अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया ये जो एडवोकेट वाली फील्ड है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो ये आप अभी आपने बताया कि आप टीचर बनना चाहते हो, तो पहले तो ये बताओ अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उस टीचर बनने के लिए आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़ा रहे होते हैं, पैसा आ गया पढ़ा लिया, आगे कुछ और है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो क्या प्लानिंग, और ये बीच में एडवोकेट वाला हिसाब किताब कहाँ से आ गया? टीचर बनने के लिए मेरी प्लानिंग ये है कि उसके लिए मैं 2 काम अभी कर रहा हूँ। पहला ये कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी के बाद मेरी एमएससी फिजिक्स की प्लानिंग है। बीएससी में मेरे मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है और माइनर मैथमेटिक्स है। मैं आगे फिजिक्स से एमएससी करूंगा और फिजिक्स की फील्ड में आगे बढ़ूंगा। साथ ही साथ चूँकि मुझे फिजिक्स की फील्ड में आने बढ़ना है और मैं देहरादून में रहता हूं, देहरादून डिफेंस की कोचिंग का हब है, तो मैं डिफेंस की कोचिंग का जो साइंस का सिलेबस है उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, एनालाइज करता हूं ताकि उसको अच्छे से पढ़ा सकूं आगे, और साथ ही साथ फिजिक्स पढ़ता हूं। और बीएससी तो कर ही रहे हैं, आगे की प्लानिंग यह है कि एमएससी फिजिक्स करनी है। रही बात एडवोकेसी की, तो जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तब हमको कई सारे मौके मिलते हैं, कई सारे लोग हमको अपने आप से जोड़ने का मौका मिलता है। ऐसे ही मैं एक वकील साहब से मिला, वो देहरादून में है, उत्तराखंड के वकील हैं, उनके पास काम था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कि यूपी में आती है। अब यूपी की नॉलेज मुझे थी, यूपी के रेवेन्यू कोड की, अब उनको इतनी उस बारे में कमांड नहीं थी, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप काम करना चाहोगे। मुझे भी लोगों से मिलने की ज़रूरत थी, तो मैं उनसे जुड़ गया और एडवोकेसी के काम करने लगा। जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि आपको जो जो मौके मिल रहे हैं आप उन्हें कैच करते हुए चलना है, यानी लोग आपसे टकरा रहे हैं आप उसे तुरंत कैच कर लेना भाई, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अब इतनी दूर से मिलने हमसे आ गए हैं, वरना आदमी सोचता है कहाँ जाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, लेकिन भाई मिलने आए हो, यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं अब देखिए इससे ये सीखने को मिल रहा है कि नेटवर्किंग का भी बहुत बड़ा रोल है। अब जिंदगी इतना बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब भी कभी ये अभी संपर्क में आएंगे या मेरा नंबर भी इन्हें दे देंगे मान लिया, तो जब भी कभी इन्हें जरूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं तो कम से कम हम एक पर्सनल राय तो दे ही पाएंगे भाई, ठीक है। तो नेटवर्किंग का कितना रोल है थोड़ा इस पे भी बताओ यार भाई। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स को ना एक सोशल एनिमल कहा जाता है। जब हम बायो पढ़ते हैं तो उसमें ह्यूमन नाम की कोई चीज़ नहीं है, या तो एनिमल्स हैं या प्लांट्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को सोशल एनिमल कहा गया है। तो ये जो वर्ड सोशल है, ये सोशल वर्क नेटवर्किंग को ही रिसर्च करता है। अगर ये जो ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटी है इसमें एग्जिस्ट करना है तो आपकी अच्छी नेटवर्किंग होनी चाहिए, आप एक मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप किसी से नहीं बोलोगे, किसी से नहीं बोलोगे तो लोग आपको खड़ूस घुसड़ कहेंगे और आप अपने घर में पड़े रहोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सपेंड करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने प्रोफेशन को एक्सपेंड करना है, तो आपको लोगों के साथ ईमानदारी के साथ अपनी नेटवर्किंग बनानी होगी। और ओवरऑल जो कर पाओ वो करते रहो। सूर्यांश भाई एक आखिरी में कोई मैसेज देना चाहो, ठीक है। पहली बात आपके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे जब अगली बार आ पाओ तो और बढ़िया तरक्की कर रहे हो, सारे आपके सपने पूरे हों। एक मैसेज देना चाहो बच्चों के लिए जो आपके दिल में आ रहा हो, आराम से सोच समझ के, तो ऐसा कि जो आदमी के दिल को बिल्कुल टच कर जाए। कुछ चीज़ें मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। कभी कभी हम लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं, जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाके वापस आना है तो लोग प्रोग्राम करते हैं कि हम इतने बजे एक ट्रेन है, इतने बजे पकड़ेंगे, इतने बजे उतरेंगे, इतने बजे ये वाला होटल लेंगे, ये काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये प्रोग्रामिंग काम नहीं करती। लाइफ में इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेने पड़ते हैं और कई बार लोगों की प्रोग्रामिंग बनाते समय ही फेल हो जाती है और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे किसी को दिल्ली में कोई होटल बुक मिला ही नहीं, उसका कोई स्लॉट खाली है ही नहीं, तो वो जाना ही कैंसिल नहीं कर देंगे। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना रास्ता दिख रहा है उतना रास्ता चलो, वहाँ पहुँच के आगे का रास्ता अपने आप ही दिखने लगता है। अब जैसे मैं देहरादून गया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ जाके मैं टीचिंग करूँगा या एडवोकेसी के काम में आगे बढ़ूँगा। जब वहाँ पहुँच गया तो 2 रास्ते और दिखने लगे, तो दोनों पे आगे चलने लगे। आगे चल के लगा कि समय की वैल्यू एक काम में ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो एक को छोड़ देंगे, दूसरे में चलने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना रास्ता दिख रहा है पहले उतने में चलो। बैठे बैठे ओवर थिंकिंग ना करो कि यहाँ पहुँच जाएंगे फिर आगे कुछ होगा नहीं, फिर क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, वापस आने पड़ेगा। इन सब बातों में दिमाग ना लगा के पहले जितना रास्ता दिख रहा है उतने पे चलो। आगे जाके शांति से बैठ के दिमाग चलाओ कि अब क्या कर सकते हैं। मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है कि हर जगह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
एक चीज़ और, असलियत में ये वीडियो दोबारा शूट हो रही है, एक बार वीडियो ख़राब हो गई थी। अभी आपने पिछली बार जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे एक बात बताई थी, थोड़ी मोहल्ले वाला हिसाब किताब बताया था मल्टीटास्किंग से रिलेटेड। हम चाहेंगे एक बार उस बात को दोबारा कहो, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बात लगी हमें भी और लोगों तक पहुँचे। हाँ, मल्टीटास्किंग के रिलेटेड मैं बताना भी चाहता था और इस वीडियो में भी मैं आगे बचाता। वो ये है कि जब हम लोग 11th में आते हैं, 10th पास करके, तो जैसे हमारा स्कूल पोलराइज हो जाता है। हमारे आधे दोस्त कॉमर्स में पहुंच गए, आधे बायो में पहुंच गए, आधे पहुंच गए मैथमेटिक्स में। तो जैसे हमारे मोहल्ले पोलराइज हैं कि ये वाला इस जाति का मोहल्ला, ये वाला उस जाति का मोहल्ला, इधर लड़का उधर गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा, इधर वाला इधर फुटबॉल उधर ना जाए। वैसे हमारे कॉलेज भी पोलराइज है। कॉमर्स वालों को लोग नीचा बताएंगे, मैथ वाला बायो वालों को गाली देगा, कहता रटके पास हो जाता है, बायो वाला मैथमेटिक्स को गाली देगा। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं IIT एम्स में भी पहुँच गए, वहाँ तक लड़ाई चल रही है। मैं यूट्यूब पर आप लोग शॉर्ट्स देखते होंगे, IIT वर्सेस एम्स, जेई वर्सेस नीट की तक वीडियो चल रही है। तो मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज का जो समय है वो मल्टीटास्किंग का समय है। एक व्यक्ति अगर वो उसको मैनेजमेंट आता है, उसे मेहनत करना आता है, नॉलेज को सीख करना आता है, तो वो मैथमेटिक्स के फील्ड में, बायो की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में आगे बढ़ सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अच्छे पेंटर हैं और केमिस्ट्री की फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे रिसाइटर हैं और मैथमेटिक्स के फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं देहरादून में रहता हूं, वहाँ मेरे एक जानने वाले हैं जो IIP के रिसर्च विंग में है और साथ ही साथ वो स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंटरनल डिवीज़न है जो हमारे स्कूल में हुआ है, ये बस लर्निंग को इजी बनाने के लिए हुआ है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कॉमर्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता, साइंस वाला कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। दुनियादारी में अगर एक व्यक्ति सीखने की हौसला रखता है, उसके अंदर सीखने की कैपेसिटी है, तो वो मल्टीपल टास्क कर सकता है। और ये जो सीखना है ना, ये स्ट्रीम से इसका कोई लेना देना होता है नहीं। इसका लेना देना है आदमी के दिमाग से। अगर आदमी का दिमाग सीखने और सिखाने के लिए ट्रेंड है तो एक आदमी कुछ भी सीख सकता है, ये मैं कहना चाहता था। साथ ही साथ मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका शेड्यूल है, कभी कभी हम इतने करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं या अपने प्रोफेशन में पैसे कमाने को लेकर इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ से जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, योग, ध्यान, एक्सरसाइज, इसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने जो प्रोफेशन को वर्क दे रहे हैं, करियर को वर्क दे रहे हैं, पैसा कमाने में जो समय दे रहे हैं, उसमें से 45 मिनट से 1 घंटा निकाल के फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भले वो हमको मॉनेटरी हेल्प ना कर रहा हो, लेकिन उस 1 घंटे के सहारे ही हमारी बचे हुए 23 घंटे की लाइफ है वो स्टैंड होगी, वो बेस बनेगा। इतना मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था। धन्यवाद। बिल्कुल भाई। तो ओवरऑल इन्होंने कहा है, देखो भैया अब हम एक लाइन लास्ट में ऐड करे दे रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि भाई हम लोग जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास इसलिए कह देते हैं ताकि थोड़ा बेइज्जती ना लगे, हम लोग जो गरीब घर से लोग हैं भाई, उन लोगों के पास ये विकल्प नहीं है यार कि वो खाली बैठ के, नहीं देसी भाषा में कहें तो चिराग घिस रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, रीले, इतना टाइम नहीं है भाई। ऐसे लोगों को ही आप फॉलो करिए जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आप देखो, मोबाइल चलाओ, लेकिन उन लोगों को देखो जो कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ बैठने का समय नहीं है भाई, आपके पास 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 24 घंटे अभी एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक आपकी एज कम से कम 25 साल नहीं हो जाती है, बैठना नहीं है, तब तक लगे रहना, जब तक एक प्लेटफॉर्म ना मिल जाए कि अब हमें यही करना है, और फिर उसे पकड़ के जिंदगी में आगे निकल जाना है। और भाई कुछ कहना है लास्ट में? बिल्कुल। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार होता क्या है, हम छोटे शहर के लोग हैं, छोटे गांव के लोग हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। कभी कभी जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे हमारा कपड़ा अच्छा नहीं है, हम जब गए थे तो हमको टाई लगानी नहीं आती थी, हमको कलर कॉम्बो बनाना नहीं आता था, हम हरे लाल गुलाबी कुछ भी कपड़े पहन के पहुँच जाते थे। तो बाद में जो हमारे सीनियर टीचर्स थे, उनमें साइड में ला के समझाया कि भाई ऐसे रंग के कपड़े पहन के इंस्टीट्यूट में नहीं आना चाहिए। तो उस समय क्या है कि अगर कोई इतना मैच्योर बच्चा नहीं है तो वो शर्मा जाएगा। हो सकता है वो अगले दिन से कोचिंग जाना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, उसको ह्यूमिलेटेड फील हो। लेकिन शुरुआत में ऐसा सबके साथ होता है, तो हमको ह्यूमिलेट फील नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम अपने गांव, मोहल्ले, शहर से बाहर निकले तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। तो कई ऐसे हमारे उम्र के बच्चे होते हैं जो हमसे ज़्यादा संपन्न परिवार से हैं, उनका रहन सहन हमसे अच्छा है, या फिर वो उनने डोनेशन देके किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो बीटेक कर रहे हैं, तुम बीएससी कर रहे हो, तो बच्चों के अंदर ह्यूमिलिएशन की भावना आ जाती है कि साहब ये जो है आगे निकल जाएंगे, हम बीएससी करके कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पास एक अच्छा विज़न है, अच्छा डायरेक्शन है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छे लोगों के साथ मिल रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो आप
बीएससी करके भी या कोई नॉर्मल रेगुलर डिग्री करके भी, यहाँ तक कि बीए करके भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। धन्यवाद। चलिए जी, काफ़ी अच्छा लगा सूर्यांश भाई आपसे मिलके, और उम्मीद करेंगे आगे मुलाकात होती रहेगी भाई से, ठीक है। अभी देखिए लाइट भी चली गई, एक बार वीडियो भी ख़राब हो गई, लेकिन देखिए ये भी इनका डेडिकेशन है। बोले सर कोई बात नहीं, एक बार फिर बनाएंगे, ठीक है। हमें भी फिलहाल अभी जाना, तो फटाफट से हम भी तैयार होंगे। और सूर्यांश भाई वाकई में बहुत अच्छा लगा, हमें भी कुछ सीखने को मिला। और अभी थोड़े दिन पहले हमने लगभग 15-20 किलो वजन कम किया था, फिर बढ़ गया है। लेकिन इस वीडियो से हम भी जब ये देखेंगे तो सीखेंगे, दोबारा से थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल तो अभी 1 महीने का मेरा चैलेंज है, तो दाढ़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद वजन थोड़ा सा कम करके फिर से दिखाएंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई। पहली बार देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएससी और स्किल्स रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू भाई।